हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन आज हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, इसका परफॉर्मा कैसे बनता है, इसमें एंट्रीज़ कैसे होती हैं, अमाउंट्स कैसे पोस्ट की जाती हैं और किसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम टेक ओवर नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, डबल एंड काउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री का। पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये डबल एंट्री क्या होती है। बेसिकली जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका हमेशा डुअल इफ़ेक्ट होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। तो ट्रांजैक्शन इज़ बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग थ्रू कैश, थ्रू क्रेडिट और इवन व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग। तो अब अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं कमोडिटीज़ को कैश के बदले या क्रेडिट के बदले, तो वो एक ट्रांजैक्शन है। और सिंपल वर्डिंग में आप क्या लेंगे, जब आप लेन देन करते हैं किसी भी चीज़ का। तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लेट्स से यू वांट टू बाय अ बुक। तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू अ बुक स्टोर एंड देयर यू विल पे। तो अमाउंट विल बी गोइंग आउट। ये पहला इफेक्ट समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ आपके पास से जा रही है। तो कैश विल बी गोइंग आउट और इन एक्सचेंज ऑफ दैट कैश यू विल बाय द बुक और दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बुक इज़ कमिंग इन। तो इस पूरे एक एक्टिविटी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ जा रही है और उसके बदले में कोई चीज़ आ रही है। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कह रहे हैं कि ये डुअल इफ़ेक्ट हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन हो रही है, और इस ट्रांजैक्शन को हमेशा डबल इफ़ेक्ट के साथ आपने एंटर करना है। यानी कि जो चीज़ आपके पास से जा रही है ये पहला इफ़ेक्ट है, और उसके बदले में क्या चीज़ आपके पास आ रही है ये दूसरा इफ़ेक्ट है। तो इन दोनों इफ़ेक्ट्स को सामने रखते हुए जब आप इसको नोट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डबल एंट्री। डबल एंट्री का क्या मतलब हुआ फिर कि अगर इफ़ देयर इज़ अ ट्रांजैक्शन, तो उस ट्रांजैक्शन में हमेशा डुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उसके डुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बुक की एग्जांपल दी, पैसे जा रहे हैं पहला इफ़ेक्ट, और इन एक्सचेंज ऑफ दैट पैसा यू आर रिसीविंग बुक, किताब आपके पास आ रही है, तो इसको हम डबल इफ़ेक्ट कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बेस ही इस चीज़ पे करता है कि जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें दो इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स को हमने कैसे टैकल करना है। अच्छा, अब दूसरी बात जिसको आपने समझना है वो कॉन्सेप्ट है एसेट्स। वैसे तो ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जैसे ही आप अकाउंटिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं तो एसेट का मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप जब एक बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैल्यूएबल होती हैं मतलब उनके साथ अमाउंट्स अटैच्ड होती हैं, और प्लस उनके कोई फाइनेंशियल या फ्यूचर बेनिफिट्स भी होते हैं। आप एक बुक स्टोर की एग्जांपल लें, तो बुक स्टोर पर बुक्स के अलावा की चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रैक पड़े हुए हैं, वहाँ पे फिक्सचर्स हैं, बैठने के लिए चेयर्स हैं, एसी लगा हुआ है। अब ऑल दीज थिंग्स प्रेजेंट इन अ बुक स्टोर, हम इन पे दो कंडीशंस लगाते हैं, क्या वो वैल्यूएबल हैं। तो हाँ, एयर कंडीशनर जो लगा हुआ है तो दैट्स अ वैल्यूएबल थिंग। जो चेयर्स पड़ी हुई हैं वैल्यूएबल थिंग। जो फिक्सचर्स हैं दोज आर वैल्यूएबल थिंग्स। अगर उसके पास कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पड़ा हुआ है, येस दैट्स अ वैल्यूएबल थिंग। दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि क्या उनका कोई फाइनेंशियल या फ्यूचर बेनिफिट बिजनेस को मिल रहा है। तो येस, अगर एयर कंडीशनर एसी काम कर रहा है गर्मियों में, तो द कस्टमर विल बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, येस वैल्यूएबल थिंग है, और उसके फाइनेंशियल और फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। जो कंप्यूटर रखा हुआ है तो काम आसान है, और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर रखा हुआ है तो उसके भी बेनिफिट्स हैं। तो आप समझ रहे होंगे एसेट क्या है। उसके लिए दो आपके पास कंडीशंस हैं, एक वो वैल्यूएबल थिंग होनी चाहिए कोई भी, और प्लस उसके फ्यूचर बेनिफिट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात आप समझ के रखिए कि नॉर्मली ये जो चीज़ें होती हैं, जो एसेट्स हैं वो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, नॉर्मली ये चीज़ें इनका बिजनेस नहीं किया जाता।
ये रिटेन रहती हैं बिज़नेस के अंदर, और जब तक ख़राब ना हो, जब तक कोई परेशानी ना हो, तो आप इनको सेल नहीं करते। तो ये बिज़नेस में रिटेन रखते हैं। जबकि गुड्स और कमोडिटीज़ जिन चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हैं वो नॉर्मली आप सेल करते रहते हैं। जब जैसे बुक स्टोर पे बुक्स पड़ी हुई हैं तो वो आप सेल करते रहते हैं और कॉन्टीन्यूसली निकलती रहती हैं। लेकिन एसेट्स थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस सेंस में होता है कि आपने उनको रिटेन करना होता है, वो आपके बिज़नेस को वैल्यूएबल बनाते हैं और बिज़नेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। अच्छा, ये एसेट्स का कॉन्सेप्ट आपने समझना है, और उसके बाद आपने दो चीज़ों को समझना है। उनमें से पहली चीज़ कैपिटल है। कैपिटल इज़ एनीथिंग in case of commodity, goods, merchandises, machine, land, building, whatever, anything which is invested by the owner, anything or cash which is invested by owner in business. सॉरी। तो कैपिटल क्या चीज़ है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कारोबार का मालिक जो है, ओनर ऑफ द बिजनेस, वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा है। हमने यहाँ क्या लिखा है? एनीथिंग और कैश विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो कारोबार का मालिक कारोबार में पैसा लगा रहा है उसको आप कैपिटल बोलते हैं। लेट्स से आपका बुक स्टोर है और आपको एक रैक की ज़रूरत है, वुडन रैक की ज़रूरत। तो व्हाट विल बी हैपनिंग, द ओनर ऑफ द बिजनेस will get amount from his pocket and will buy a rack, and that rack would be invested in the shop, in the business. तो उसने क्या किया? पैसे अपनी पॉकेट से निकाले, उससे रैक परचेज़ किया और कारोबार में रख दिया, यानी कि अपने बिजनेस में रख दिया, दुकान पे रख दिया। तो ये उसका एक कैपिटल है। उसको बुक्स चाहिए थी, उसने फिर अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और बिज़नेस में बुक्स ला के रख दी, ये भी उसका कैपिटल है। उसको शॉप की ज़रूरत थी, उसने एक शॉप बिल्डिंग परचेज़ की और उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, ये भी उसका कैपिटल है। दुकान पर उसे कुछ कैश की ज़रूरत थी, लेट्स से उसने 10,000 रुपीज़ अपने इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में रख दिए, तो ये भी उसका कैपिटल है। तो समझना क्या है कि कोई भी चीज़ या कैश की सूरत में हो या कमोडिटी की सूरत में हो, इफ़ दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ओनर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड बाय द ओनर, कारोबार के मालिक ने जब उस चीज़ों को कारोबार में इन्वेस्ट किया तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल। तो एसेट्स क्या होते हैं? वो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कारोबार में पड़ी हुई हैं और उनसे कारोबार सपोर्टिव होता है, फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। नॉर्मली उनको रिटेन किया जाता है बिजनेस के अंदर। फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है वो चीज़ें जो कारोबार का मालिक कारोबार में इन्वेस्ट करता है। और मैं ज़ोर किस चीज़ पे दे रहा हूँ कि दीज कमोडिटीज़ और कैश विल बी प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द बिज़नेस, जो कारोबार का मालिक है वो प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज़ जिसको आपने समझना है वो लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि जो बिज़नेस ओ करता है, जो बिज़नेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक बात याद रखिएगा, ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हो रही है। आपको सच बोलना है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो आपने पैसे किसी के अभी तक पे करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी, और इनको हम अकाउंट पेएबल भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स से आपका बुक स्टोर है और आपने बुक्स ऑन क्रेडिट परचेज़ की हैं मेन मार्केट से, होलसेल मार्केट से आप बुक्स परचेज या पब्लिशर से बुक्स परचेज़ करके लेकर आए, लेकिन स्टिल अमाउंट यू हैवेंट पेड, अमाउंट इज़ स्टिल पेएबल। तो ये अब आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंट पेएबल के साथ साथ आप इसको क्या बोल सकते हैं? और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं जो आपने पैसे अभी तक पे नहीं किए, आपने अभी पे करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, आगे हमारे पास एक टर्म और यूज़ हो रही है और वो हम इकट्ठी ही समझते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम। ये एक्सपेंसेस और इनकम क्या है बिज़नेस के अंदर? जब आप कोई अमाउंट पे कर रहे हैं, ऑल पेमेंट्स टू ऑपरेट बिजनेस
पेमेंट टू ऑपरेट द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंस। ओके, तो एक्सपेंस आपके लिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि वो पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, उस एक्सपेंस को आपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए किया है। अगेन हम एग्जांपल वही लेते हैं कि हमारा एक बुक स्टोर है और बुक स्टोर का बिजली का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, तो आपने उसको पे कर दिया। अब डेफिनेशन पढ़ें, पेमेंट टू ऑपरेट बिजनेस। ज़ाहिर है बिजली का बिल आप पे करेंगे तो आपका शॉप का जो ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ पे करते हैं अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, तो उस पेमेंट को आप एक्सपेंस बोलते हैं। और इनकम क्या होती है, जो भी आपने बिज़नेस से रिसीट्स हासिल की हैं इन केस ऑफ कैश। तो कैश रिसीट्स इन अ सेंस, या कोई भी चीज़ जो फाइनेंशियल बेनिफिट आपको दे रही है, कैश रिसीट्स ऑफ बिजनेस इज इनकम। कैश, ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं बाय डूइंग बिजनेस। जब आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं किसी बिज़नेस से तो उस अमाउंट को आप इनकम बोलेंगे। अच्छा, अब इसको समझने के लिए आप बुक स्टोर की एग्जांपल लें। बुक स्टोर वाला अपने बिज़नेस में क्या काम करता है? हम ये कह रहे हैं कि अमाउंट रिसीव बाय डूइंग बिजनेस। ये समझ के रखें कि आप कारोबार कर रहे हैं और कारोबार से आपने कुछ पैसे कमाए हैं। तो बुक स्टोर वाले ने अगर बुक्स बेची और उसके बदले में उसके पास पैसे आए तो ज़ाहिर है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा, दैट इज़ कॉल्ड योर इनकम। या अगर उसने अपनी बुक्स बेची और उसको कुछ कमीशन वहाँ से मिला है बुक्स पब्लिशर से, तो दैट इज़ योर इनकम। अच्छा जी, अब ये अच्छी तरह से समझना है, एसेट्स वो चीज़ें जो कारोबार में रहती हैं लेकिन आपने उनसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल करने होते हैं। वो वैल्यूएबल कमोडिटीज़ होती हैं, थिंग्स होती हैं जिनसे आपको फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। कैपिटल, थिंग्स, कमोडिटीज़ और कैश विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेमेंट्स अभी तक आपने नहीं की, एक्सपेंसेस जो कारोबार को चलाने के लिए आप एक्सपेंस करते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर आपके पास इनकम है जो कारोबार से आप पैसे कमाते हैं। बुक्स वाले ने बुक्स बेची और वहाँ से उसको कुछ इनकम मिली, तो दैट इज़ कुछ प्रॉफिट उसको मिला, कुछ अमाउंट रिसीव हुई, तो इट्स कॉल्ड द इनकम। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इनको आप नोट करें। यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है, अच्छी तरह से समझना है, थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करनी है, इनको रिवाइज़ करना है और इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह से समझ के फिर दोबारा से आपने वीडियो ऑन करनी है। हम आगे इसका परफॉर्मेंस समझने लगे हैं। ओके, अब मैं चूँकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको किसी और जगह पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जगह हमारे पास रिसीव हो जाए। ओके, अब वापस आते हैं। काउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा अब हमने समझना है, लेकिन उसको समझने के लिए आपके पास ये जो 4 चीज़ें हैं, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम, इनको आपने दिमाग में रखना है। सबसे पहले जिस काम को आपने करना है वो आप समझिए कि ये जो 2 साइड्स हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे, इनको आपने सेपरेट कर देना है और जो एक्सट्रीम इधर लेफ़्ट साइड है ये बाकी सारे कॉलम्स आपने अलहदा रखने हैं। इनको हमने एक अलग कलर दे दिया। ये जो ये वाला पार्ट है इसको आपने बिल्कुल सेपरेट रखना है और इनमें आपने एंट्रीज़ को डिफरेंट करना है। अच्छा जी, ये वाला जो लेफ़्ट वाला पार्ट है ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और जो राइट वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम्स हैं और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा सारे कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। अब इनमें आपने समझना है कि जो ये येलो है ये क्यों हमने अलहदा रखा है। ये येलो वाली जो साइड है इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं
और दोनों कॉलम्स के अंदर अलग तरह की एंट्रीज यूज़ होंगी, और ये जो लेफ़्ट वाली साइड है इसमें अलग तरह की एंट्रीज यूज़ होंगी। जो येलो वाली साइड है यहाँ पर आपने सिर्फ लाइबिलिटीज़ रखनी है, और जो लेफ़्ट वाली साइड है यहाँ पर आपने सिर्फ एसेट्स रखने हैं। अच्छा, अब लाइबिलिटी वाली साइड के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ होंगी, और वो आपने अभी डिस्कस भी कर लिया कुछ चीज़ों को। उनमें जो लाइबिलिटीज़ आपके ओनर से रिलेट कर रही हैं उन सारी लाइबिलिटीज़ को आपने कैपिटल में रखना है। अच्छा, और जो कैपिटल के अलावा की लाइबिलिटीज़ हैं उनको आपने नाम दे देना है अकाउंट पेएबल। तो लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं, अदर लाइबिलिटीज़ भी लिख सकते हैं। तो ये अकाउंट पेएबल्स हैं जिनको आपने यहाँ लिखना है। थोड़ा सा कॉलम की विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, आप गौर से देखें, यहाँ लाइबिलिटीज़ हमने लिखा और लाइबिलिटीज़ में सिर्फ दो कॉलम बनाए हैं, अकाउंट पेएबल का और कैपिटल का। और ये आपने पहले ही समझ लिया था कि कैपिटल वो अमाउंट जो बिज़नेस के ओनर की तरफ से आ रही है, और जो अदर लाइबिलिटीज़ या अकाउंट पेएबल का मतलब है कि आपने जो बिज़नेस के वो लोग जिनको अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, ये वो लोग हैं सब अकाउंट पेएबल। तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे लिखा जो ओनर के पैसे आए हुए हैं, और अकाउंट पेएबल जो बिज़नेस में आपने कमोडिटीज़ को उधार ख़रीदा हुआ है, लोन लिया हुआ है, जिस जिस के भी पैसे देने हैं वो सारे इस पूरे कॉलम में उनकी एंट्रीज होंगी। ओके, और फिर ये वाली जो साइड है यहाँ हमने एसेट रखा, तो डिफरेंट एसेट, जैसे हमने बुक स्टोर पे कहा कि वहाँ उसका फर्नीचर है, उसके फिक्सचर्स हैं, वहाँ पर एसी लगा हुआ है, वहाँ पर कंप्यूटर है, वो सारे उसके एसेट्स हैं बुक स्टोर वाले के। तो ये आप यहाँ पर परफॉर्मा है जिसको आपने सामने रखना है, ये काउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैलकुलेशंस करने के लिए। ओके, अब हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप इसको यहाँ पोस्टिंग करना आपके लिए आसान हो। सबसे पहले हम एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं। जो कारोबार का ओनर है वो कारोबार में पैसे लगाता है, हमने उसका नाम क्या रखा है, एनी अमाउंट, एनी कमोडिटी, मशीन, इक्विपमेंट, विच एवर द नेचर ऑफ थिंग इज़, इफ़ दैट इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस, तो दैट इज़ कॉल्ड योर कैपिटल। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आपको जो पहली एग्जांपल हम फीड करने लगे हैं, हम कहते हैं कि कैश इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस। गौर से फिर दोबारा इसको पढ़ें कि आपने जो कैश है वो कारोबार के मालिक ने कारोबार में इन्वेस्ट किया है। ये ज़रूरी बात है वो पढ़ने वाली, वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट कारोबार के ओनर ने की हुई है। अब आपने उसका डुअल इफेक्ट, जो सबसे पहले हमने बात की थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो हमेशा डबल एंट्री होती है, उसके डुअल इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ गौर करें कि कारोबार के मालिक ने कारोबार में बिजनेस लगाया, और यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है कि यू आर एम्प्लॉई और यू आर मेकिंग अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। दोबारा दोहराए अपने दिमाग में बात कि आप कारोबार के जो अकाउंट्स हैं, आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं, जो एंट्रीज कर रहे हैं, वो कारोबार की हैं, कारोबार के मालिक की नहीं है। यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ओनर, यू आर एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। तो आप कारोबार के अकाउंट्स बना रहे हैं, कारोबार के मालिक के अकाउंट्स नहीं बना रहे। तो इससे आपको डुअल इफेक्ट समझने में आसानी होगी। अब कारोबार के मालिक ने पैसे दिए कारोबार को करने के लिए, तो बिज़नेस के अंदर पैसा आया, और हम ये समझ लेते हैं कि उसकी कोई अमाउंट एज्यूम करके कि वो $10,000 आपके पास आए। तो बिज़नेस में पैसा आ रहा है, तो कैश इज़ कमिंग इन, पैसा आ रहा है। अब आपके एसेट्स में क्या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है वो समझते हैं। आपके पास कैश की सूरत में तो वापस अपने अकाउंट में आते हैं। आपके पास पैसा आ रहा है, यहाँ बात समझना ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ दोबारा एग्जांपल देखें, वो कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई।
कैश इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर, कारोबार के मालिक ने $10,000 पैसा बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस में पैसा आया है। तो आपके पास से एक एसेट तो इंक्रीज़ हो गया कि कैश आया, और आया कितना, $10,000। तो आप $10,000 यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ये पैसा अब जो कारोबार का मालिक कारोबार में लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कारोबार के मालिक की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर बढ़ गई है। तो दूसरा इफेक्ट क्या है कि कारोबार के मालिक ने जो पैसा लगाया उससे कारोबार में मालिक की, ऑनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई, और इंक्रीज़ होने की वजह से उसका कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ कैपिटल में आएंगे और वही अमाउंट $10,000 उसके बिज़नेस में भी, यानी उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगी। ये फर्स्ट इफ़ेक्ट हमने यहाँ से पढ़ा कि पैसा कारोबार में आया तो आपका कैश इंक्रीज़ हो गया और उसका कैपिटल भी इंक्रीज़ हो गया। डुअल इफ़ेक्ट यहाँ पर हो गए हैं। इधर रुक के आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम समझने में है तो आई विल आंसर ऑफ दैट। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कारोबार चलाते हुए एक मशीन परचेज़ की गई है, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मशीन परचेज्ड। मशीन की बजाय हमने चूँकि वो कंप्यूटर की एग्जांपल ली हुई है वही ले लेते हैं, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। अब समझें अच्छी तरह से, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। और यहाँ पर भी आपको जो बात समझनी है कि जो ट्रांजैक्शन भी होती है उसके हमेशा डुअल इफ़ेक्ट होते हैं, डबल एंट्री करनी है आपने। तो यहाँ पर जब आपने कंप्यूटर परचेज़ किया है कैश के लिए, तो क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है, अब इस चीज़ को आपने समझना है। हमने फिर देखा कि अगर कंप्यूटर है तो जाहिर है उसका बिज़नेस तो बुक्स का है, तो वो कंप्यूटर रिटेन करेगा, अपने पास रखेगा, उससे उसको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे और ये एक वैल्यूएबल थिंग है। तो कंप्यूटर क्या हुआ, एक एसेट है बिज़नेस का। तो हम यहाँ पर जैसे एसेट की लाइन है, तो पैसे भी आपका एसेट हैं और साथ में एक और एसेट इंक्रीज़ हो गया जिसको आप कंप्यूटर बोलते हैं। चूँकि पहली लाइन में तो आपने कैश की ट्रांजैक्शन की, अब आपने अगली लाइन चूज़ करनी है और वहाँ पर आपके पास कंप्यूटर आया है बिज़नेस के अंदर। तो बिज़नेस ने चूँकि परचेज़ किया कंप्यूटर और कंप्यूटर अराइव हो रहा है, तो आप मुझे बताएं आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे या डिक्रीज़ हो रहे होंगे। तो ऑब्वियसली आपने कहा जब कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है और वो $200 का है, तो कंप्यूटर में जो हमारा बिज़नेस में आया कंप्यूटर, तो उससे हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हुए, और एसेट्स कौन से, जो कंप्यूटर है। तो यहाँ आप कहेंगे कि $200 का कंप्यूटर इंक्रीज़ हुआ, एक इफ़ेक्ट हो गया। अब दूसरा इफ़ेक्ट आप मुझे बताइए कि क्या होगा जब आप बिज़नेस के लिए कंप्यूटर परचेज़ करेंगे। तो कंप्यूटर इज़ कमिंग इन, यानी कंप्यूटर आ रहा है तो आपने 200 का कंप्यूटर इंक्रीज़ कर दिया। अब ज़रा सोच के बताएं, जब आप कंप्यूटर परचेज़ करेंगे तो जाएगी क्या चीज़ आपके पास से, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैश इज़ गोइंग आउट। तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं। अब ये सोचिए कि पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जब आप कंप्यूटर ख़रीदेंगे तो बिज़नेस से पैसे जाएंगे। तो यहाँ साइन माइनस का है। अब ये पहली दफ़ा माइनस का साइन आ रहा है, आप गौर करें, ऊपर माइनस का साइन नहीं था। वापस वीडियो पे जाएं और देखें वहाँ क्यों माइनस का साइन नहीं लगाया और यहाँ हम क्यों लगा रहे हैं। तो कंप्यूटर आपके पास आया, कंप्यूटर प्लस हो गया, और कैश आपके पास से गया तो कैश में कमी हो गई 200। अच्छा, अब आप गौर करें, आपने दो एग्जांपल्स ली हैं। पहली एग्जांपल में आपके पास कैश आया था कैपिटल की वजह से, दूसरे में कंप्यूटर आया था प्लस हो गया और पैसे आपके पास से गए तो आपने माइनस कर दिया। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर टेक ओवर करते हैं समझने के लिए। लेट्स से अब आपने सैलरीज पे की हैं अपने स्टाफ की, सैलरी पेड, और वो हम समझते हैं कि $100 की आपने सैलरी पे की है। अच्छा, फिर देखें, ये आपने सैलरी पे की है $100 की। अपना माइंड क्रिएट करें, दिमाग में सोचें कि क्या चीज़ जा रही है आपके पास। अगर आप सैलरी पे करेंगे तो बिज़नेस से पैसे जा रहे हैं और वो $100 चले गए बिज़नेस से। तो आप नेक्स्ट लाइन के अंदर आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो $100 चूँकि जा रहे हैं पैसे, तो आप इसको नेगेटिव साइन देंगे कि पैसे चले गए। अच्छा जी, अब चूँकि
पैसे जो कारोबार में पड़े हैं वो हैं किसके? जाहिर है कि ओनर ऑफ बिजनेस ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सारा पैसा तो ओनर का है। तो जैसे ही आप किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं और वो कैश कम हो रहा है और वो एक्सपेंस है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ओनर की है कि सारे एक्सपेंसेस को भी वही बियर करेगा, और चूंकि इनकम भी सारी उसकी है तो एक्सपेंसेस उसने बियर करने हैं, तो उसका लगाया हुआ पैसा कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जितना उसका कैपिटल है उसमें से आप 100 रुपीज़, $100 वो यूज़ कर लेंगे। ये दोबारा आप समझिए ज़रा। आपने क्या किया कि एक एक्सपेंस था जो आपने सैलरी पे की, सैलरी पे करने के लिए कारोबार से पैसा जाएगा, बिजनेस से पैसा डिक्रीज़ होगा, तो 100 रुपीज़ आपके $100 आपके पैसे कम हो गए। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, एक्सपेंसेस और इनकम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओनर ऑफ द बिजनेस की। तो ओनर का लगाया हुआ पैसा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ओनर के पैसों से ही सारा एक्सपेंस हम पे करेंगे, तो वहाँ भी साइन माइनस का हो गया। ले जी, आज हमने सिर्फ इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, चूँकि हमने कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। अभी ये बिल्कुल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसके परफॉर्मे के अंदर प्लस माइनस करना, टोटल करना, वो हम नेक्स्ट में सीखेंगे। आज हमने सिर्फ ये सीखा कि पोस्टिंग कैसे करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। और आपने एक ये पूरा जो येलो का स्ट्रक्चर है ये देख रहे हैं, यहाँ 2 कॉलम है, ये एक इफ़ेक्ट करने के लिए है और दूसरी तरफ आपके सेकंड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। और हम इस चीज़ को फॉलो किया करेंगे कि बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसका इम्पैक्ट यहाँ करके सीखेंगे। और आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी की कोई एंट्री अकाउंटिंग इक्वेशन में पोस्ट करना सीखनी है, वो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो एंट्री मैं साथ में शामिल करूँगा, प्लस हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। चलें जी, आप इसको रिवाइज़ करके देखें अकाउंटिंग इक्वेशन की लाइंस कैसे लगती हैं, इसके कॉलम्स कितने हैं। आपको 3 मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, इनको भी गो थ्रू करें कि इन ट्रांजैक्शंस को हमने यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे एंटर की है। कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस करिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।